हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और हमारे वेबसाइट पे संस्कृत का लाइव टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये असम में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि सौर ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार की ऊर्जा है। यहाँ पे आपको बताना है कि सौर ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार की ऊर्जा है। तो ये नवीकरणीय ऊर्जा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। तो 1916 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है। इसमें से आपको बताना है कि कौन मानव जनित आपदा है। तो यहाँ पे देखिए सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, रेल दुर्घटना, ये सब मानव के द्वारा होता है। तो ये सभी मानव जनित आपदा है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि रूसो कहाँ के दार्शनिक था। यहाँ पे आपको बताना है कि रूसो कहाँ के दार्शनिक था। तो रूसो फ्रांस का दार्शनिक था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो 1946 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो ब्रिटेन में नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न है कि कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। तो छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है। तो मॉल सेवा गैर सरकारी होता है, इसे आपको याद रखना है।
यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि बेलाडीला खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि बेलाडीला खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है, तो लौह अयस्क निकाला जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। यहाँ पे आपको बताना है कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, तो ये क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि चावल के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि चावल के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, तो दूसरा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पहले स्थान पे कौन है, तो चीन है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि विश्व में अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन किस देश में होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व में अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन किस देश में होता है, तो अपने देश भारत में होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति कौन सी है। यहाँ पे आपको बताना है कि दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति कौन सी है, तो श्वेत क्रांति है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि नागार्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि नागार्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि सुनामी किस स्थान पर आता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी किस स्थान पर आता है, तो सुनामी समुद्र में आता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि टैक्सोल का उपयोग किसमें किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि टैक्सोल का उपयोग किसमें किया जाता है, तो कैंसर के इलाज में किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है, तो जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है, तो ये तारापुर में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, तो 10 केजी मैग्नीज का उपयोग होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि गोंडवाना समूह में किसका निर्माण हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि गोंडवाना समूह में किसका निर्माण हुआ था, तो कोयले का निर्माण हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, तो रेल वर्कशॉप जमालपुर में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि खाद कारखाना कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है
कि खाद कारखाना कहाँ स्थित है, तो खाद कारखाना बरौनी में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है, तो रिक्टर स्केल से मापा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। यहाँ पे आपको बताना है कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी, तो ये मानव जनित आपदा थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है, तो 22 है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो राजस्थान से हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से शुरू किया गया। यहाँ पे आपको बताना है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से शुरू किया गया, तो ये आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया, तो 1985 में लागू किया गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय कम है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय कम है, तो शिवहर का कम है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि मेटरनिक कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि मेटरनिक कौन था, तो जो मेटरनिक था ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि यूरोप का मरीज किस देश को कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि यूरोप का मरीज किस देश को कहते हैं, तो तुर्की को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि शेयर बाजार का नियामक संस्था है। यहाँ पे आपको बताना है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था है, तो सेबी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि जीडीपी का विस्तृत रूप लिखें। यहाँ पे आपको बताना है कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है, तो ग्रोस डोमेस्टिकल प्रोडक्ट होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि एटीएम का विस्तृत रूप है, तो एटीएम का विस्तृत रूप क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर।
41 नंबर प्रश्न है कि दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है, तो भूमि विकास बैंक करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं, तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि नरेगा एक कार्यक्रम है। यहाँ पे आपको बताना है कि नरेगा एक कार्यक्रम है, तो ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि हॉलमार्क किस पर होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि हॉलमार्क किस पर होता है, तो सोने के आभूषणों पर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि रूस की मुद्रा है। यहाँ पे आपको बताना है कि रूस की मुद्रा क्या है, तो रूबेल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया। यहाँ पे आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया, तो हंटर समिति का गठन किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि हिंदू स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंदू स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो महात्मा गांधी जी ने लिखा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया। यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया, तो लाहौर अधिवेशन में किया गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे। यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे, तो यंग इंडिया का किए थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न है कि बिहार में राजमार्ग 2 किस नाम से प्रसिद्ध है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में राजमार्ग 2 किस नाम से प्रसिद्ध है, तो शेर शाह सूरी मार्ग से प्रसिद्ध है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न है कि पीतल बनाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पीतल किससे बनाया जाता है, तो तांबा और जिंक से बनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न है कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में कोयला का सबसे अधिक उत्पादन होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में कोयला का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो झारखंड राज्य में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 56
56 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन रबी फसल है। इसमें से आपको बताना है कि कौन रबी फसल है। तो गेहूं रबी फसल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ये किसने कहा। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो महापौर कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। तो लोकतंत्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, तो 3 स्तरीय हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है। यहाँ पे आपको बताना है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है, तो अलगाववाद है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो अशिक्षा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं। तो 3 अंग हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। तो विकास है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो ब्रिटेन में पड़ा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दल का आशय है। यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दल का आशय है। तो राजनीतिक दल का आशय किससे है। तो व्यक्तियों के समूहों से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है। यहाँ पे आपको बताना है कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है। तो 40% है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। तो राजस्थान में लागू किया गया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 71
71 नंबर प्रश्न है कि स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था, तो ओवन था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है कि किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, तो दास कैपिटल को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न है कि भूमि, शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भूमि, शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिए, तो लेनिन ने दिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था। यहाँ पे आपको बताना है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था, तो अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था, तो लेनिन ने किया था। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर प्रश्न है कि चेका क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि चेका क्या है, तो एक विशेष प्रकार का पुलिस दस्ता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न है कि लाल सेना का गठन किसने किया है। यहाँ पे आपको बताना है कि लाल सेना का गठन किसने किया, तो ट्राटस्की ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 78 नंबर प्रश्न है कि जनेवा समझौता कब हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि जनेवा समझौता कब हुआ, तो 1954 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर कि हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता था। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता था, तो चीन नहीं आता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 80 नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है, तो भगवान विष्णु को समर्पित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 81 नंबर प्रश्न है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होता है, तो ये कपास के लिए होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 82 नंबर प्रश्न है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। यहाँ पे आपको बताना है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, तो ये प्रोटीन का स्रोत है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 83 नंबर प्रश्न है कि योजना आयोग को भंग करके कौन सी योजना बनाया गया। यहाँ पे आपको बताना है कि योजना आयोग को भंग करके कौन सी योजना बनाया गया, तो नीति आयोग बनाया गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 84 नंबर प्रश्न है कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं, तो आपदा 2 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 85 नंबर प्रश्न है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है,
तो ये जापानी भाषा का शब्द है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 86 नंबर। 86 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए, तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 87 नंबर। 87 नंबर प्रश्न है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। यहाँ पे आपको बताना है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 88 नंबर। 88 नंबर प्रश्न है कि बिस्मार्क क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मार्क क्या था, तो बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर। 79 नंबर प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। यहाँ पे आपको बताना है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 90 नंबर। 90 नंबर प्रश्न है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसके समय पर हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसके समय पर हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय पर हुआ था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 91 नंबर। 91 नंबर प्रश्न है कि रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता था। यहाँ पे आपको बताना है कि रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता था, तो ये चीन से शुरू होता था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 92 नंबर। 92 नंबर प्रश्न है कि जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था। यहाँ पे आपको बताना है कि जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था, तो वाष्प इंजन का आविष्कार किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 93 नंबर। 93 नंबर प्रश्न है कि बिहार में नहरों के द्वारा सिंचाई किस जिले में अधिक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में नहरों के द्वारा सिंचाई किस जिले में अधिक होता है, तो रोहतास जिला में अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 94 नंबर। 94 नंबर प्रश्न है कि कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन सा है, तो एंथ्रोसाइड है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 95 नंबर। 95 नंबर प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य हैं, तो भारत में कितने राज्य हैं, तो भारत में 28 राज्य हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 96 नंबर। 96 नंबर प्रश्न है कि मानचित्र में सफेद रंग किस आकृति को दर्शाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानचित्र में सफेद रंग किस आकृति को दर्शाता है, तो हिमछादित शिखर को दर्शाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 97 नंबर। 97 नंबर प्रश्न है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है, तो कपास को उजला सोना कहा जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 98 नंबर। 98 नंबर प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 99 नंबर। 99 नंबर प्रश्न है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश कहलाता है, तो जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वो अविकसित देश कहलाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 100 नंबर। 100 नंबर प्रश्न है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है,
तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं और इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू रहेगा, ये हमारा गारंटी है। और अभी हमारे वेबसाइट पे संस्कृत का टेस्ट चल रहा है, तो नहीं दिए हैं तो जल्दी जाइए और आप लोग टेस्ट दे लीजिए। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत का सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय थी। ए ऑप्शन है 121 रुपया, बी ऑप्शन है 21 रुपया, सी ऑप्शन है 120 रुपया, डी ऑप्शन है 20 रुपया। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।